जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, रविवार के कार्यक्रम को आप सभी ने देखा, सराहा और लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन उस कार्यक्रम को देखा, उसका लाभ लिया। गीता ज्ञान या विज्ञान, मेरा मानना है कि उस कार्यक्रम को देखने के बाद में आपको आपके जीवन के संदर्भ में ऐसा कोई भी रहस्य नहीं होगा जो आपको पता ना चला हो। अब उस रहस्य को जानने के पश्चात आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ते हैं, ये रास्ता आपको तय करना है। लेकिन दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस पूरे कार्यक्रम का सार है, आज के वीडियो में मैं आपको वही बताने का प्रयास कर रहा हूं। प्रयास इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं जो कहूंगा वो तो सत्य है, लेकिन आप कितना ग्रहण करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के अंदर, इस प्रकृति के अंदर 9 आयाम काम करते हैं। पहला आयाम जिससे हमारी आत्मा, दूसरा आयाम जिससे हमारा मन, लेकिन तीसरा आयाम जिससे हमारा शरीर बना है। लेकिन ये तीसरा आयाम जिससे हमारा शरीर बना है, हमारा शरीर उसका एक छोटा सा विस्तार है। तीसरे आयाम के अंदर ये पूरी पृथ्वी का निर्माण होता है, यानी कि पहाड़, पानी, जंगल, नदियां, समुद्र, वनस्पतियां, ये सब कुछ तीसरे आयाम का विस्तार है। लेकिन क्या आपने सोचा कि इस धरती पर अगर पहाड़ हैं तो अलग अलग तरह के पहाड़ हैं। हर पहाड़ की विशेषता अलग है। कोई चट्टानी पत्थरों से बने हैं तो कोई लावे से बने हैं, कोई मिट्टी के बने हुए पहाड़ हैं। और अगर भूमि की बात की जाए तो कहीं की जमीन यानी वहां की मिट्टी अलग तरह की है। किसी जगह पर आपको अलग तरह की वनस्पति उगती हुई नजर आएगी। यानी कि ये विविधता क्यों है, कभी आपने इस पर गौर किया? यानी ये जो तीसरा आयाम है, इसका विस्तार भी इतना ज्यादा क्यों है, कभी आपने इस पर गौर किया? आज इसी रहस्य को समझ लीजिए, आपको आपके जीवन का एक बहुत बड़ा सूत्र पता लग जाएगा। दर्शकों, इस ब्रह्मांड का जो आरंभ होता है वो पहले आयाम से होता है और पहले आयाम में सूर्य आता है। यानी पहले आयाम का विस्तार ये सूर्य है। सूर्य की गर्मी भी उसी आयाम का हिस्सा है। आपके शरीर का तापमान भी उसी आयाम का हिस्सा है। आग जो आप अपने घरों में जलाते हैं, ये भी उसी आयाम का विस्तार है। लेकिन इस पहले आयाम को कंट्रोल कौन करता है? ये सृष्टि के आरंभ से आरंभ है और इसे भी कोई है जो कंट्रोल करता है और उसे ही हम परमात्मा कहते हैं। लेकिन इस पहले आयाम को कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता सिवाय परमात्मा के। इसीलिए आप देखिए कि सूर्य को कोई भी प्रभावित कर ही नहीं सकता। उसकी गर्मी, उसकी तपत, उसकी रोशनी इस ब्रह्मांड के अंदर अपने नियम कायदों से मिलती है। इसमें आप और हम कुछ भी छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। यहां तक कि हम सूर्य के अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकते। जैसे हम मंगल पर जा सकते हैं, चांद पर जा सकते हैं, लेकिन आप सूर्य पर नहीं जा सकते, क्योंकि वहां जाने का मतलब है अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर देना। लेकिन इस पहले आयाम के बाद जो दूसरा आयाम होता है, दूसरे आयाम का एक विस्तार है। ये हवा भी है, ये पानी भी है, ये हमारे मन की संरचना भी है, ये देवी देवताओं का अस्तित्व भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति का रहस्य भी है। इसलिए इस दूसरे आयाम के अंदर बहुत विशालता है। लेकिन ये दूसरा आयाम भी पहले आयाम से ही उत्पन्न हुआ है। इसीलिए बिना पहले आयाम के इस दूसरे आयाम की कल्पना नहीं की जा सकती है। यानी अगर सूर्य नहीं होगा तो ऊष्मा नहीं होगी, भाप नहीं होगा, पानी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए पहले आयाम से ये दूसरा आयाम कनेक्टेड है। लेकिन इस दूसरे आयाम को पहला आयाम कितना प्रभावित करता है या नियंत्रण करता है, इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण ही पर्याप्त है। इस संसार के अंदर जल उतनी ही मात्रा में है
जितनी मात्रा में पृथ्वी के उत्पन्न होने के समय था। इसमें से कुछ भी ना कम हुआ है ना बढ़ा है। यानी इस पृथ्वी के बाहर से आप कोई जल ला करके आपने इस पृथ्वी पर नहीं रखा है। इस पृथ्वी के निर्माण के साथ ही जल की मात्रा भी निर्धारित हो चुकी थी। लेकिन पहला तत्व यानी सूर्य वही इस दूसरे तत्व को संतुलित करता है। इसीलिए अत्यधिक गर्मी होगी तो पानी भाप बनकर उड़ेगा, भाप बनकर उड़ेगा, पुनः जहां पर गर्मी कम होगी वहां पर वाष्प के रूप में जमा होगा, फिर बारिश के रूप में आएगा और हमारी प्यास को भी बुझाएगा। लेकिन जहां सूर्य की रोशनी कम है, जहां तापमान कम है, वहां ये पानी बर्फ के रूप में विद्यमान है, और जहां अत्यधिक गर्मी है वहां ये भाप बनकर उड़ जाता है और वहां इसकी उपस्थिति कम हो जाती है। यानी इस ब्रह्मांड के दूसरे आयाम को भी कोई कंट्रोल कर रहा है तो पहला आयाम कर रहा है। लेकिन अब जब तीसरे आयाम की हम बात करते हैं तो पहला और दूसरा आयाम मिलकर के तीसरे आयाम का निर्माण करता है। जैसे आप कहते हैं 1, 2 और 3। 3 का मतलब क्या होता है? 1 + 2। यानी कि 3 बनेगा ही तब जब 1 और 2 आपस में जुड़ेंगे। इसीलिए तीसरे आयाम के अंदर पहले और दूसरे आयाम की प्रेजेंस आवश्यक होगी। इसीलिए तीसरे आयाम में जब हम वनस्पति की बात करते हैं, पेड़ पौधों की बात करते हैं, तो पेड़ पौधे बिना सूर्य की रोशनी के और बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते। इस धरती का वातावरण भी बिना सूर्य की रोशनी के पनप नहीं सकता। इसीलिए तीसरे आयाम को भी जो कंट्रोल करता है वो पहला और दूसरा आयाम है जो तीसरे आयाम को कंट्रोल करता है। लेकिन ना हम पहले आयाम के विस्तार को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं क्योंकि उसके प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, ये अनुभव का विषय है। दूसरे आयाम के विस्तार को भी हम अनुभव के आधार पर समझ सकते हैं या उदाहरण के आधार पर समझ सकते हैं, लेकिन तीसरा आयाम की प्रकृति हमारे सामने दृष्टिगोचर है। इसीलिए जो कुछ समझना है आपको इस तीसरे आयाम से ही समझना है। जैसे तीसरा आयाम कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका ये शरीर ये भी तीसरा आयाम है। आपका शरीर दिखेगा लेकिन आपकी भीतर बैठी आत्मा, आपका मन किसी को दिखाई नहीं देगा। इसी तरह से इस संसार के अंदर भी 9 आयामों में से केवल तीसरा आयाम ऐसा है जो प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई देता है, और इसीलिए तीसरे आयाम के विस्तार को आप समझेंगे तो ब्रह्मांड के बाकी आयामों के विस्तार को समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे वनस्पति, वहां की धूप की रोशनी यानी कि सूर्य की रोशनी और वहां की जलवायु पर निर्भर करता है कि वहां किस तरह की वनस्पति पैदा होगी। जो पौधा सर्दियों के, अत्यंत सर्दियों वाले उन इलाकों में पैदा होता है जहां बहुत ठंड पड़ती है, तो कुछ पौधे ऐसे हैं जो अत्यंत गर्मी वाले स्थानों पर भी पैदा होते हैं। लेकिन इन दोनों की विशेषताएं अलग अलग होती है। कहने का मतलब क्या हुआ दर्शकों, इस पूरे बात की गहराई को आज ध्यान से समझेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। अर्थात जहां आप जिस स्थान पर हैं उस स्थान पर पहले आयाम और दूसरे आयाम की कितनी उपस्थिति है वो आपके तीसरे आयाम के निर्माण को प्रभावित करती है। इसीलिए यदि आपको तीसरा आयाम अपना ठीक करना है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि पहले और दूसरे आयाम के आधार पर ही आपको तीसरे आयाम की सुरक्षा मिलेगी। इसीलिए अपने मन को ऐसे स्थान पर मत लेकर जाइए जिससे आपका तीसरा आयाम प्रभावित होता हो। अपने आत्मा को इतना मलिन मत करिए कि जिससे आपका तीसरा आयाम प्रभावित होता हो, और तीसरे आयाम को किसी और जगह के आयाम से कंपेयर मत करिए। यानी कि अगर आप कश्मीर में हैं तो वहां एप्पल उगेगा, लेकिन आप राजस्थान में हैं तो वहां एलोवेरा उगेगा। लेकिन आप यदि कंपेयर करेंगे कि मैं सेब क्यों नहीं उगा सकता राजस्थान में या एलोवेरा वहां क्यों नहीं उग सकती, तो आप तीसरे आयाम के साथ फिर छेड़छाड़ कर रहे हैं या तीसरे आयाम को बिना पहचाने ही अपने पुरुषार्थ को कर रहे हैं। इसीलिए यहां पर आपके रिजल्ट प्रभावित जरूर होंगे। यही कारण है कि आपका शरीर, आपके आसपास जो परिस्थितियां हैं, जो दृष्टिगोचर होने वाली परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का आकलन करने के पश्चात फिर आप अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ने का निर्णय लीजिए। तभी आप तीसरे आयाम के साथ
न्याय कर पाएंगे। यानी हम जहां रहते हैं वहां का भोजन क्या होना चाहिए, उस मौसम के अनुसार हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, कैसा रहन सहन होना चाहिए, क्या हमारी आदतें होनी चाहिए, इस पर भी आपको गौर करना पड़ेगा। यानी पहले और दूसरे आयाम की प्रेजेंस के साथ में जो तीसरे आयाम की रचना होती है, और आप जिस तीसरे आयाम के जिस खंड के अंदर हैं, जिस अवस्था के अंदर हैं, आपको उसकी विशेषता को पहचान करके फिर आगे के चौथे और पांचवें आयाम के बारे में विचार करना चाहिए। यानी ब्रह्मांड का चौथा आयाम आपकी बुद्धि। इसीलिए बुद्धि भी आपकी वैसी ही काम करती है जिस स्थान पर आप उपस्थित होते हैं। यानी जो आप देखते हैं, जहां आपका शरीर होता है, आपकी बुद्धि उसी के अनुसार कार्य करती है। आपके सामने अगर कोई दुर्घटना हो गई है तो आपकी बुद्धि उस दुर्घटना से आप कैसे मुकाबला करें, आपको यह बताती है। यहां पर आपकी बुद्धि आपको कुछ और नहीं देगी। यानी किसी को पीड़ा में देख करके आपको जिस तरह के विचार आने चाहिए, ये बुद्धि आपको वैसा ही विचार देती है। आपको उसके विपरीत विचार आ ही नहीं सकते। इसीलिए तीसरे आयाम के साथ हमारा चौथा आयाम जुड़ा हुआ है। इसीलिए तीन आयामों के बिना चौथे आयाम का अस्तित्व ही नहीं आता है। अगर आपका शरीर नहीं है तो आपकी बुद्धि आपके साथ कैसे रह सकती है। यानी इस बुद्धि को, चौथे आयाम को भी पहले, दूसरे और तीसरे आयाम के संयुक्त रूप की आवश्यकता पड़ेगी। और इसीलिए पांचवें आयाम को भी पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आयाम के संयुक्त रूप की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अपनी बुद्धि को भी आपको कैसे इस्तेमाल करना है, यह आपको आना चाहिए, क्योंकि पांचवें आयाम के लिए, उस ज्ञान के लिए भी आपको बुद्धि की आवश्यकता तो अवश्य पड़ेगी। क्योंकि चौथा आयाम हमारी बुद्धि का है, इसका भी बहुत विस्तार है। रिश्तों में भी है, रंगों में भी है, ऊर्जाओं में भी है, हर जगह इसका विस्तार है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, केवल और केवल ब्रह्मांड के तीसरे आयाम को ही हम प्रत्यक्ष तौर पर देख सकते हैं, उसके बदलते हुए रूप को देख सकते हैं, उसके विस्तार को देख सकते हैं। इसीलिए कहा गया ये जगत एक माया है। माया इसलिए कि एक ही आयाम दृष्टिगोचर है और इसके पीछे बाकी के 8 आयाम कैसे काम कर रहे हैं, ये हमारे सामने नहीं है। जबकि वास्तविकता तो वो 9 के 9 आयाम है। इसीलिए कहा ये जगत माया है, और इस मायापति को समझो, अर्थात उस ब्रह्मांड के 9 आयामों को समझो, आपको ब्रह्मांड के रहस्य पता लगेंगे। लेकिन हम केवल और केवल तीसरे आयाम के अंदर फंसे रहते हैं। इसीलिए हमें यह संसार भी अच्छा लगता है, हमें यह शरीर भी अच्छा लगता है, जो कुछ लगता है हमें अपना अच्छा लगता है। मैं, मेरा शरीर, मेरी सुंदरता, मेरे कपड़े, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, हर कुछ जो दिख रहा है, हम केवल और केवल तीसरे आयाम में भटकते हैं। पहले दूसरे आयाम को तो हम पहचानते भी नहीं हैं, और चौथा पांचवा आयाम कैसे काम कर रहा है इस तीसरे आयाम के साथ, ये भी हमें पता नहीं है। इसीलिए तीसरे और तीसरे आयाम के अंदर ही केवल भटकना, इस मोह माया में भटकना कहलाता है। इसीलिए ब्रह्मांड के 9 आयामों के रहस्य को समझिए, और जो कुछ करना है आपको तीसरे आयाम में करना है। इसीलिए प्रकृति के रहस्य को समझिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। दर्शकों, आने वाले समय के अंदर यही चीजें हमारे जीवन के अंदर नए पैमाने तय करेगी, संसार को नया दृष्टिकोण देगी, इस संसार को समझने का एक रोड मैप देगी, और इसी के आधार पर आने वाले 20,000 वर्षों तक ये संसार इन्हीं नियम कायदों को चलेगा। इसीलिए इनको समझना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तीसरे आयाम में रहकर ब्रह्मांड के चौथे और पांचवें आयाम को भी समझिए, आपको आपके जीवन का लक्ष्य साफ साफ नजर आएगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।